हेलो एवरीवन। कई बार क्या होता है कि फिजिक्स में जो सवाल आते हैं उसमें इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि बहुत कम दी हुई है और उसके बाद उसमें कुछ ऐसी चीज पूछी गई जिसको हमें लगता है कि यार ये तो पता ही नहीं है, कैसे निकालूंगा, क्या करूंगा। पर हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रॉब्लम दी गई है तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को, जिसमें कम इंफॉर्मेशन है, बहुत सोच समझ के दिया गया होगा और उसको आप बस करने की कोशिश करिए। जो लिखा हुआ है उस कंडीशंस को लिखिए, यू आर गोइंग टू गेट द आंसर. So in that case, I am presenting a question which was there in फिजिक्स ओलंपियाड IPHO में था। ये सवाल 1982 में 1982 में फिजिक्स ओलंपियाड में, यानी मेरे पैदा होने से पहले का ये सवाल है। तो वो सवाल की हम डिस्कशन करना चाहते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको सवाल फिजिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। इसमें क्या किया गया हुआ है, एक हैंगर है, कोट का हैंगर है, आपको दिख ही रहा है। हैंगर ऐसे ही होता है। हैंगर में उसका जो दिया हुआ है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है और इसका जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर है और जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पे हुक लगा हुआ है उससे यहां तक की हाइट 10 सेंटीमीटर दे रखी है। दीज आर द इंफॉर्मेशन गिवन। और उसको कहा गया कि जब उसको हमने सस्पेंड किया, यानी हमने इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे सस्पेंड किया इस तरह से, तब ये उसका सस्पेंड करने पे इक्विलिब्रियम में जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहती है, या फिर हमने इसके लॉन्गेस्ट लाइन के मिड पॉइंट पर भी सस्पेंड किया तब भी इक्विलिब्रियम में ये हॉरिजॉन्टल रहती है लॉन्गेस्ट लाइन। उसके अलावा जब हमने किसी कॉर्नर पे हमने यहां पे लगाया, तो कॉर्नर पे जब हमने किया तो कॉर्नर पे जब लगाया तो उस केस में जब हम देख रहे हैं कि कॉर्नर पे जब लगा रहे हैं उस केस में किसी तरह से रैंडम तरीके से इक्विलिब्रियम में आई है। पर इन ऑल थ्री केसेस जब इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया जाता है, हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, तो इसका टाइम पीरियड हर केस में सेम आता है। तो उसने पूछा है कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द टाइम पीरियड, एंड इट इज गिवन, इट इज कि डिस्ट्रीब्यूशन मास का कैसा है हमें नहीं पता, यानी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। साफ साफ लिखा हुआ है कि एज्यूम मत कर लेना कि ट्रायंगल है और यूनिफॉर्म मटेरियल से बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके ऊपर हुक भी लगा है, उसका भी कुछ मास होगा, तो आपको पता नहीं है कि इसका क्या मास है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज नॉट गिवन, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट टाइम पीरियड एंड you just have to find out the सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें ये तो पता है कि जब ये इस तरह इक्विलिब्रियम है तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे होगा, तो और सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर होगा, यानी वर्टिकल लाइन पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। और वर्टिकल लाइन पे अगर ये सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यानी मिड पॉइंट पर यहां कहीं लाई कर रहा है, ये बात तो क्लियर है। पर एग्जैक्टली कहां पर है वो हमें नहीं पता, कि एग्जैक्ट पोजीशन बतानी कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, और टाइम पीरियड भी निकालना है। अब इस सवाल को जब मैं करने की कोशिश करूंगा तो मैंने जब ये हैंगर बनाया, लेट्स से आई हैव मेड दिस हैंगर, हमने ये हैंगर यहां पे क्रिएट किया। अगर ये हैंगर यहां पे क्रिएट किया, ये इसका ये हैंगर है, ये इस तरह का शेप है इस हैंगर का। इस हैंगर को जो हमने क्रिएट किया और हमने कहा कि जब इसको किसी पॉइंट से सस्पेंड किया जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट आई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट mgd। d क्या होता है? d होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दूरी। d क्या होता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दूरी। तो एक बार पॉइंट ऑफ सस्पेंशन a है, एक बार पॉइंट ऑफ सस्पेंशन b है और एक बार पॉइंट ऑफ सस्पेंशन c है। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, 3 पॉइंट है A B C। फॉर्मूला हमारे पास क्लियर है, T इक्वल टू 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सस्पेंशन पॉइंट डिवाइड बाय mgd। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के आधार पर हमें ये एनालिसिस करनी है और कहा गया इसके अबाउट टांगू या इसके अबाउट टांगू या इसके अबाउट टांगू, टाइम पीरियड हर केस में सेम आता है। अब हमने कहा ठीक है भाई, तो हमें जितना ज्यादा हो सके उतना कांस्टेंट टर्म्स में बात करनी चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, तो मैंने मान लिया कि ये है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ए से इसकी दूरी को मैंने मान लिया d1, बी से इसकी सी से इसकी दूरी को मान लिया d2 और यहां से इसकी दूरी को मान लिया d3। तो हमारे पास अब सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि आई सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है ICM पैरेलल एक्सिस थ्योरम से प्लस md स्क्वायर। d उसकी डिस्टेंस है, d उसकी डिस्टेंस है। तो आई सस्पेंशन यहां पर आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई बड़ा मजेदार है, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, हमारे पास है IS की जगह हमने लिखा I सेंटर ऑफ मास, I सेंटर ऑफ मास, ये हमने पहले इक्वेशन लिखी, T इक्वल टू 2 पाई I सेंटर ऑफ मास
प्लस आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर अपॉन mgd, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें क्या 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 कांस्टेंट है? टी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आईसीएम कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, लेकिन पता नहीं है। कांस्टेंट है पर पता नहीं है। और डी जो है वो वेरिएबल है। एक बार डी की वैल्यू d1 है, एक बार डी की वैल्यू d2 है, एक बार डी की वैल्यू d3 है। अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो आपको दिख रहा होगा कि इस इक्वेशन को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, स्क्वायर करके लिखूं, तो क्या ये इक्वेशन कुछ इस तरह की आएगी? md स्क्वायर माइनस mgd प्लस c इक्वल टू कांस्टेंट। अरे आई होप यू कैन सी दैट। टाइम पीरियड 2 पाई आईसीएम सब एक साथ इकट्ठा कर दिया मैंने, तो क्या आपके पास ये इक्वेशन आई? अब ये इक्वेशन देखकर मुझे लगा यार ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 ही रूट आएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट आएंगे ज्यादा से ज्यादा। 2 रूट आ सकते, 3 तो नहीं आ सकते। पर सवाल के हिसाब से ये इक्वेशन तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को, मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो d1 d2 d3 में एटलीस्ट 2 को सेम होना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो 3 रूट नहीं हो सकते, इसके तो डिफरेंट रूट सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। तो ये इतना बड़ा पॉइंट था, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा 2 रूट हो सकते हैं। और इस हमारे पास 3 सॉल्यूशन है एज पर गिवन, आई मीन बेस्ड थ्योरम जैसा कहानी है। सिचुएशन पहले दे रखी है हमें कि क्या हो रखा है, तो इसके अबाउट हमें पता है कि तीनों के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीनों के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वेरिएबल्स 3 पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब उनमें से 2 एटलीस्ट तीनों सेम हो तो बहुत बढ़िया, 2 एटलीस्ट तो सेम होंगे। अब तीनों की बात करी जाए तो ये डिस्टेंस हमारे पास 21 है, ये डिस्टेंस, और ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास 10 दे रखी है। अगर आप सवाल देखें तो दिखा होगा ये 21 दे रखी है और ये 10 दे रखी है। अगर ये 21 और 10 दे रखी है, इसका मतलब है d3 तो डेफिनेटली d2 से बड़ा है। d3 अगर d2 से बड़ा है तो d3 और d2 बराबर तो नहीं हो सकते, और ऑब्वियसली d3 जो है वो 21 से भी बड़ा है। अगर 21 से भी बड़ा है तो ऑब्वियसली वो d1 के बराबर भी नहीं हो सकता। d1 कुछ भी हो 10 से तो छोटा ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि d1 और d2 बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है कि d1 मस्ट बी इक्वल टू d2, और जैसे ही मैंने कहा d1 मस्ट बी इक्वल टू d2 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 के बराबर। और d1 और d2 की वैल्यू 5 मिल गई तो ऑब्वियसली d3 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं कि d3 की वैल्यू जो हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी √21 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो हमें तीनों रूट्स मिल गए, d1 d2 d3 तीनों रूट्स मिल गए, जिसमें से 2 बराबर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 ही रूट हो सकते थे। तो इस इंटरेस्टिंग कहानी से हमें जैसे ही मिला, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मिल गई। अब हमें पता करना है कि टाइम पीरियड कितना है। पर आपने कहा सर टाइम पीरियड में ये आईसीएम भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, ये सब कहानी आ रही है, ये आईसीएम में एम सब कहानी आ रही है। प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एम की सिंगल डायमेंशन है और एम की भी सिंगल डायमेंशन है। और तो आपने क्या किया, मैंने इसको लिखा t बराबर 2 पाई, m का भाग दे दिया तो आईसीएम बाई एम आया, इसको लिख दिया c, मुझे नहीं पता क्या है, प्लस डी स्क्वायर अपॉन जी डी, t इक्वल टू 2 पाई c प्लस डी स्क्वायर अपॉन जी डी। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हमारे पास जब इस इक्वेशन को आप देखें तो इस इक्वेशन में सिर्फ 2 ही अननोन है, एक है टाइम पीरियड और एक है c। और हमें पता है d की 2 वैल्यूज जो कि 5 और √21 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो भी उसकी वैल्यू आती हो, 441 प्लस 25 यानी कि 466 जो भी वैल्यू आ रही है, √466 और 5 दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगी। अगर दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगी तो वी कैन डेफिनेटली फाइंड आउट t एज वेल एज c। तो हम t भी निकाल पाएंगे और c भी निकाल पाएंगे, तो c और c निकल गए, यानी टाइम पीरियड निकल जाएगा एंड यू गेट द आंसर। बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम थी। अगर आपको थोड़ा सा भी फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा और आपको लोगों के सोचने के तरीके का पता चलेगा कि क्या तरीके से सोचते हैं लोग, तो यू विल डेफिनेटली रियलाइज दिस।
आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, ऑनलाइन तो मैं क्लास ले ही रहा हूं, जो वन शॉट है उसको जरूर अटेंड करिए। आप कहें तो मैं उसको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में भी डाल सकता हूं। आप मुझे बता दीजिएगा कि वन शॉट में रिकॉर्डिंग करके डालूं या ऑनलाइन लाइव लूं, बिकॉज लाइव में मजा मुझे तभी आएगा जब मुझे दिखाई देंगे कम से कम 200-300 बच्चे उस क्लास में। थैंक यू वेरी मच। बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ।